मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह बढ़िया होंगे, अपनों और अपने परिवार वालों का ख्याल रखे होंगे। दोस्तों, टॉपिक है हमारा आज का अंडरवर्ल्ड ऑफ यूपी। ये हमारा दूसरा एपिसोड है। पहले एपिसोड में हमने बात किया था कि गोरखपुर का जो इतिहास रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला का जो इतिहास रहा है उसका मैंने आपको 70 और 80 के दशक की बात मैंने इससे पहले आप लोगों को पहले एपिसोड में किया है। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया था कि इसके बाद जो 80 के दशक के बाद से जो एक खूनी खेल एक अलग विरासत के रूप में खेला गया था, मुख्तार अंसारी और उनका जो एक ब्रिजेश सिंह के साथ जो उनका एक खूनी खेल ही कह सकते हैं जो खेला गया था, उसके बारे में हम आज बात करेंगे और बताएंगे कि मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह का इतिहास क्या रहा है, खास करके गोरखपुर का, गाजीपुर जिले के आसपास का। सीधे हम टॉपिक पे आते हैं। एक दिन किसी बात पर सच्चिदानंद राय और मुख्तार अंसारी के पिता के बीच विवाद हो गया और इस बात की खबर मुख्तार अंसारी को लग जाती है। डॉक्टरों ने भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के शरीर से 67 गोलियां निकाली। जेल में बंद मुख्तार अंसारी ने अभय सिंह को फोन करके कहा कि राय और मुन्ना बजरंगी के बीच गोलियां चल रही है। रॉय की चुटकियां काटनी। मुख्तार के जो करिंदे शहर में घुमा करते, किसी के भी सदाए लोग उनसे संपर्क कर सकते थे। फैसला फाटक पर होता और उस कमजोर आदमी को न्याय मिलता। मुख्तार पर मखनू सिंह और साधु सिंह गैंग का एहसान बढ़ चुका था। साधु सिंह ने मुख्तार से कहा कि रणनीत सिंह का सर चाहिए, झगड़े में फंसी जमीनें हो, पार्टनरशिप का विवाद हो या किसी भी बेटी की शादी के लिए पैसे चाहिए हो, किसी ने किसी कमजोर के जमीन पर कब्जा कर लिया हो, पीएमसी पर डॉक्टर नहीं आ रहा हो या सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हो, लोग कोर्ट नहीं जाते बल्कि मुख्तार के फाटक पर लगने वाले दरबार में पहुंच जाते, क्योंकि उनको मालूम था कि कोर्ट से पहले न्याय यहाँ होगा। 80 के दशक में यूपी का पूर्वांचल क्षेत्र से दो बड़े गैंगस्टर के बीच बटा हुआ था। एक पंडित हरिशंकर तिवारी और दूसरा वीरेंद्र सिंह, ठाकुर वीरेंद्र शाही। 90 के दशक में वीरेंद्र शाही की हत्या कर दी जाती है। वही पंडित हरिशंकर तिवारी राजनीति में शिफ्ट हो जाते हैं। गोरखपुर में रहने वाले हरिशंकर तिवारी के दो डॉन गाजीपुर जिले में भी काम करते थे, मखनू सिंह और साधु सिंह। इन्हीं दोनों के साथ काम करते थे मुख्तार अंसारी। इधर वीरेंद्र शाही की हत्या के बाद ठाकुरों को ब्रिजेश शाही में अपना हीरो दिखने लगा। ब्रिजेश सिंह और उसके दोस्त त्रिभुवन सिंह में साहिब सिंह गैंग के साथ काम करते थे। पूर्वांचल क्षेत्र में सरकारी ठेकों को लेकर के मखनू सिंह गैंग और साहिब सिंह गैंग के बीच में लड़ाई होने लगती है और इस तरह मुख्तार अंसारी और ब्रिजेश सिंह अगले अलग अलग गैंग के बीच आमने सामने की लड़ाई में आ जाते हैं। आगे पूर्वांचल के वर्चस्व लड़ाई इन्हीं दो सेनापतियों के बीच होने जा रही थी। जहां मुख्तार अंसारी गाजीपुर के रहने वाले थे तो ब्रिजेश सिंह वाराणसी के रहने वाले थे। ब्रिजेश सिंह के पिता रविंद्रनाथ सिंह एक सभांत किसान थे। 27 अगस्त 1984 के दिन एक जमीन विवाद में रविंद्रनाथ की हत्या हो जाती है। उनके ही पट्टीदार बंसू और पाचू ने उनकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड में बंसी और पाचू के अलावा कई और भी लोग शामिल थे। अपने पिता की हत्या के ने ब्रिजेश सिंह को बदले की आग से भर दिया। ब्रिजेश सिंह ने अपने पिता की जलती चिता के सामने खड़ा होकर बदला लेने की सौगंध ली और 1 साल के भीतर ही ब्रिजेश सिंह ने 27 मई 1985 के दिन अपने पिता के हत्या के मुख्य आरोपी हरिहर सिंह की हत्या कर दी। माना जाता है कि ब्रिजेश सिंह पहले हरिहर सिंह के घर गए, उनके पैर छुए और गोली मार दी। पिता की हत्या का पहला बदला पूरा हो चुका था। इस तरह 1985 में ब्रिजेश सिंह पर इस हत्याकांड का पहला रिपोर्ट दर्ज हो जाता है। लेकिन ब्रिजेश सिंह अभी भी पुलिस की पकड़ में नहीं आया। अगले ही साल 1986 में चंदौली जिले के सिकरोड़ा गांव में ब्रिजेश सिंह का एक साथ 7 लोगों की हत्या कर देते हैं और इस हत्याकांड का आरोप लगता है ब्रिजेश सिंह पर। ब्रिजेश सिंह ने अपने ही पिता की हत्या में शामिल एक पूर्व प्रधान समेत उनके भाइयों और 4 भतीजे की दुर्दांत तरीके से हत्या कर दी। इत्तेफाक से इस मामले में पुलिस ने ब्रिजेश को गिरफ्तार कर तो लिया, जेल भेज दिया। इसी दौरान जेल में ब्रिजेश सिंह की मुलाकात होती है हिस्ट्री सीटर त्रिभुवन सिंह से। त्रिभुवन सिंह से दोस्ती का कारण यह था कि त्रिभुवन सिंह की कहानी और ब्रिजेश सिंह की कहानी एकदम एक जैसी थी। दरअसल मुख्तार अंसारी गैंग का हिस्सा था उस वक्त त्रिभुवन सिंह, और त्रिभुवन सिंह के पिता की हत्या थी। त्रिभुवन सिंह और मखनू सिंह दोनों ही गाजीपुर जिले के मुड़िया गांव से आते थे और आपस में चाचा ताऊ के लड़के होते हैं।
80 के दशक में त्रिभुवन सिंह प्रधानी का चुनाव जीत गए, लेकिन मखनू सिंह और मखनू सिंह के भाई साधु सिंह को इस बात से अब जलन होने लगती है कि उनका ही एक आदमी रसूखदार बन जाता है। टीवी 9 वेबसाइट की एक खबर के अनुसार एक दिन 5 बीघा जमीन को लेकर के साधु सिंह और मखनू सिंह ने रामपत के साथ गाली गलौज कर ली। रामपत सिंह ने उसके साथ ही गाली गलौज कर ली। रामपत ने इसे अपमान समझते हुए अपने बेटे त्रिभुवन सिंह और बाकी बेटों के साथ मिलकर साधु और मखनू को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। इसके बाद कुछ महीने तक दोनों गुट शांत रहते हैं, लेकिन एक दिन मौका पाकर साधु सिंह और मखनू सिंह ने त्रिभुवन सिंह के पिता रामपत को लाठी डंडों से पीट पीट कर मार डाला। प्रधान रामपत की हत्या के बाद साधु और मखनू कुछ दिन फरार रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वो दोबारा गांव लौटते हैं। मखनू और साधु सिंह ने दोबारा रामपत के 3 बेटे की हत्या कर दी। इस तरह त्रिभुवन सिंह के घर में अब 2 ही लोग बचे, एक त्रिभुवन सिंह और दूसरा भाई राजेंद्र। अब त्रिभुवन सिंह ने अपने भाई और पिता का बदला लेने के लिए गांव छोड़ दिया। अक्टूबर 1988 में साधु सिंह और मखनू सिंह ने त्रिभुवन सिंह के भाई राजेंद्र सिंह की भी हत्या कर दी। इस हत्याकांड में साधु सिंह के अलावा मुख्तार अंसारी का भी नाम मुकदमे में दर्ज हो गया। उसके बाद बाकी के मुकाबले मुख्तार किसी साधारण परिवार से नहीं आते थे, बल्कि मुख्तार के पिता गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में नगर पंचायत के चेयरमैन थे। लेकिन इस इलाके में एक और आदमी अधिक प्रभावशाली था और उसका नाम था सच्चिदानंद रॉय। एक दिन किसी बात पर सच्चिदानंद रॉय और मुख्तार अंसारी के पिता के बीच विवाद हो जाता है। इस बात की खबर जब मुख्तार को लगी तो उसने सच्चिदानंद रॉय को निपटाने का ही फैसला कर लिया। लेकिन यह काम उस वक्त मुख्तार के लिए आसान नहीं था। मुख्तार ने सच्चिदानंद रॉय को निपटाने के लिए साधु सिंह और मखनू सिंह से मदद मांगी। तब तक साधु सिंह और मखनू सिंह अपने पट्टीदार रामपत सिंह और उनके 3 बेटों की हत्या करके गाजीपुर और आसपास के इलाकों के एक बड़े दबंग की तरह स्थापित हो चुके थे। दोनों ने मुख्तार की पीठ पर हाथ रख दिया। अंततः सच्चिदानंद रॉय के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी जाती है। मुख्तार अंसारी पर सच्चिदानंद रॉय की हत्या का इल्जाम आया। हालांकि मुख्तार अंसारी और सच्चिदानंद रॉय के बीच के झगड़े को लेकर के मीडिया में कुछ मिलती जुलती दूसरी कहानियां भी चलती है। मैंने आज तक के वेबसाइट पर छपी एक रिपोर्ट के अनुसार 80 और 90 के दशक में गाजीपुर जिले की एक और खासियत थी राज्य हाईवे। राज्य हाईवे से सरकारी बसें इस जिले को पार करके चली जाती थी और जैसे बनारस गाजीपुर, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, लेकिन किसी सरकार में इतना दम नहीं था कि वो गाजीपुर के इंटरनल इलाकों से सरकारी बसें मुख्यालय तक चला ले। इन सारे रूटों पर माफिया का कब्जा था, जो अपने अपने बीड़े की बसें चलवाता था। इसे जनता का भी समर्थन मिलता था क्योंकि बसों की टाइमिंग फिक्स थी। मोहम्मदाबाद में गाजीपुर बनारस के लिए अब कितने बजे बस चलेंगी, कब पहुंचेगी, कब कहां रुकेगी, यह सब लोग तय करते थे और बताते हैं कि इनकी लोकप्रियता इतनी थी कि लोग इससे घड़ी मिलाने की भी बात करते थे। सचिदानंद रॉय भी दबंग किस्म के इंसान थे। उनसे जुड़े लोगों की बसें मोहम्मदाबाद से चलती थी। बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी के से जुड़े लोग भी इस कारोबार में थे। किसकी बस कब निकलेगी इसको लेकर के विवाद हो गया। सच्चिदानंद रॉय वहां मौजूद नहीं थे। मुख्तार भारी पड़ गए। सच्चिदानंद रॉय को यह बात नागवार गुजरी और कहा जाता है कि फनफनाए सच्चिदानंद रॉय मुख्तार के घर फाटक तक चढ़ाए। मुख्तार ने उसके प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया और कुछ दिन के बाद ही सच्चिदानंद रॉय की हत्या कर दी जाती है। नाम मुख्तार का आया, लेकिन कुछ साबित नहीं हो सका। यह आज तक की खबर में लिखा हुआ है। मुख्तार और सच्चिदानंद रॉय के बीच के विवाद की असली कहानी जो भी रही हो, लेकिन यह सच है कि सच्चिदानंद रॉय की हत्या में मुख्तार का नाम आया। इसमें मदद करने का आरोप साधु सिंह और मखनू सिंह पर लग गया। माना जाता है कि घटना के बाद मुख्तार मखनू सिंह और साधु सिंह को अपना आपराधिक दुनिया का गुरु मानने लगा। मुख्तार पर मखनू सिंह और साधु सिंह का एक तरह से कह सकते हैं कि सम चढ़ चुका था, जिसे उतारने का वक्त आ चुका था। गाजीपुर में ही 2 और दबंग भाई थे, छत्रपाल सिंह और रंजीत सिंह। इनकी दबंगई के बीच गाजीपुर में चर्चे थे, लेकिन साधु सिंह और मखनू सिंह को यह बात बिल्कुल भी असर नहीं कर रही थी, क्योंकि वो दोनों गाजीपुर के सबसे बड़े डॉन बनना चाहते थे। इसीलिए एक दिन साधु सिंह और मखनू सिंह ने मुख्तार से कहा कि वो छत्रपाल सिंह और रंजीत सिंह को निपटा दें। माना जाता है कि मुख्तार अंसारी ने रंजीत सिंह को निपटाने के लिए उसके घर के ठीक सामने वाले रामुल्लाह से दोस्ती कर ली। यह रामुल्लाह बाद में मुख्तार का शार्प शूटर भी बनता है। मुख्तार ने रामुल्लाह के घर के बाहर की दीवारें पर अंदर से बाहर की तरफ एक सुराख किया और ठीक ऐसा ही सुराख रंजीत सिंह के घर में जो दीवार है उसमें भी किया। अब वो रामुल्लाह के घर के
सुराख से सीधे रंजीत के आंगन में देख सकते थे। एक दिन रंजीत अपने आंगन में घूम रहा था और मौका पाते ही मुख्तार ने निशाना लगा दिया और एक ही गोली में रंजीत सिंह की हत्या कर दी। मुख्तार के इस कारनामे के बाद तीनों दोस्त साधु सिंह, मखनू सिंह और मुख्तार अंसारी का दबदबा गाजीपुर में गूंजने लगा। इधर जेल में बंद त्रिभुवन सिंह और ब्रजेश सिंह की मुलाकात हो चुकी थी। ब्रजेश सिंह को यह पता चल गया कि उसके पिता रविंद्रनाथ सिंह के हत्यारे बंसू और पंचू के साथ साधु और मखनू के लिए भी काम करते हैं। इस तरह एक गुट बना साहिब सिंह गैंग, जिसमें ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह थे, और दूसरा गुट बना मखनू सिंह, साधु सिंह और मुख्तार अंसारी का, साथ में बंसी और पंचू। 90 के दशक में ब्रजेश सिंह और उनका गुट बनारस में तमाम तरह के ठेकों में अपना हाथ आजमा रहा था। वहीं गाजीपुर का मुख्तार अंसारी गैंग भी इसी शहर में अपना पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। वो दौर तब था जब बनारस में रेशम से लेकर के कोयले के कारोबार पर सबकी नजर थी। उन दिनों स्क्रैप रेशम और कोयले का कारोबार मोटा पैसा देने वाला धंधा था। बनारस इन सब धंधों का प्रमुख केंद्र था। मुगल चढ़ाई से बनारस नजदीक होने के चलते कोयले के काले कारोबार का यहां से संचालन करना आसान था। मुख्तार को इन्हीं सब धंधों पर कब्जा करना था, अपना आर्थिक साम्राज्य को मजबूत करना था और इनके साथ ही अपना वर्चस्व गाजीपुर से बनारस तक फैलाना था। वहीं बनारस ब्रजेश सिंह का गढ़ था। ब्रजेश सिंह के साथ ही बनारस में अवधेश रॉय भी अपनी जड़ें जमा रहे थे। अवधेश रॉय उन्हीं अजय रॉय के बड़े भाई थे जिन्होंने बनारस में मोदी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। इस बार भी दबंग छवि वाले अवधेश रॉय ब्रजेश सिंह के करीबी थे, इसीलिए अवधेश रॉय मुख्तार अंसारी के साम्राज्य से विस्तार में कांटा साबित हो रहे थे। 3 अगस्त 1991 के दिन वाराणसी के लहरा वीर क्षेत्र में अवधेश रॉय को गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। उसी के द्वारा जाने वाली वसूली को भी माना जाता है। बीबीसी की एक स्पेशल रिपोर्ट में 90 के दशक में आज तक अखबार की इस क्राइम बीट के संभाल रहे वरिष्ठ पत्रकार सुभाष सिंह बताते हैं कि इस हत्याकांड में कई वजहों में से एक वजह व्यापारियों से वसूली का भी था। चेतगंज थाना क्षेत्र में आने वाले लहरा वीर और हथुआ मार्केट बनारस के अच्छे व्यापारिक इलाके हैं। चेतगंज थाने में ही हैदर अली टाइगर और संजय सिंह नाम के 2 सिपाही थे। इस पूरे इलाके में मुख्तार अंसारी के लिए व्यापारियों से वसूली किया करते थे। हथुआ मार्केट में अवधेश रॉय दुर्गा पुर्जा एक बार कराते रहते थे, जिसमें व्यापारी बढ़ चढ़कर आर्थिक सहयोग दिया करते थे। अब व्यापारियों से चेतगंज के सिपाहियों की शिकायतें अवधेश रॉय से कर दी। सुभाष सिंह बताते हैं कि अवधेश रॉय व्यापारियों के सरपरस्त थे और उनके मुखिया की तरह काम कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। इसके बाद में दोनों सिपाहियों और चेतगंज इलाके में उन दिनों रह रहे हत्या के एक अभियुक्त राकेश ने ही अवधेश रॉय की रेकी की। इसके बाद हत्याकांड को अंजाम दिया गया। क्योंकि अवधेश रॉय ब्रजेश सिंह के साथी थे और ऊपर से मुख्तार अंसारी बनारस में उनके गढ़ में ही एंट्री कर चुके थे, इसीलिए भी ब्रजेश सिंह की मुख्तार अंसारी से दुश्मनी ठन जाती है। त्रिभुवन सिंह के भाइयों और पिता को मुख्तार अंसारी के गैंग के लोगों ने पहले ही मार दिया था, इसीलिए अब ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने सबसे पहले साधु सिंह को निपटाने का प्लान बना लिया। लेकिन साधु सिंह इस वक्त जेल में था और उसे मारना आसान नहीं था। लेकिन इसी बीच साधु सिंह की बीवी को एक बच्चा होता है और साधु सिंह अपनी पत्नी और बच्चे को देखने के लिए पुलिस कस्टडी में अस्पताल जाता है। लेकिन पुलिस वर्दी में ही घुसे एक अनजान आदमी ने साधु सिंह पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और उसे मौत की घाट उतार दिया। इसी दिन साधु सिंह के गांव में उसके भाई और मां समेत 8 लोगों की भी हत्या कर दी जाती है। साधु सिंह और इन 8 लोगों की हत्या का आरोप आया ब्रजेश सिंह पर और इसके कुछ दिनों के बाद ही ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने गाजीपुर सिंचाई विभाग चौराहे पर मखनू सिंह की भी हत्या कर दी और इस तरह साहिब गैंग के बीच का डॉन बना ब्रजेश सिंह। दूसरी तरफ मखनू सिंह और साधु सिंह की हत्या के बाद मखनू सिंह का नया डॉन बना मुख्तार अंसारी। एक तरफ ब्रजेश सिंह और दूसरी तरफ अब मुख्तार अंसारी। कोयला मंडी, शराब की तस्करी, स्क्रैप का कारोबार, रेलवे के ठेके, बालू के पट्टे को लेकर के दोनों के बीच अदावत का दौर शुरू हो गया। आजमगढ़, बलिया, बदोई, बनारस से लेकर के पटना और झारखंड तक इन दोनों गैंग के बीच गोलियां चलने लगती है। बनारस से इलाहाबाद की तरफ चलने वाले ब्रजेश सिंह भारी पड़ते हैं और बनारस से गाजीपुर और मऊ की तरफ चलने वाले मुख्तार अंसारी ब्रजेश सिंह की तरह। मुख्तार अंसारी किसी साधारण परिवार से नहीं आते थे। मुख्तार अंसारी का परिवार पूर्वांचल ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी एक अलग सम्मानित परिवार हुआ करता था। मुख्तार अंसारी के दादा मुख्तार अंसारी
अंसारी साल 1927 में देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे थे। मुख्तार अंसारी वो लीडर थे मुख्तार अहमद अंसारी वो लीडर थे जिन्होंने हिंदू और मुसलमानों की एकता को बढ़ावा देकर अंग्रेजों के खिलाफ मोर्चा संभाला। मुख्तार अहमद अंसारी जामिया यूनिवर्सिटी के भी फाउंडर्स में से एक रहे हैं और 1928 से लेकर के 1936 तक चांसलर भी रहे हैं। मुख्तार अहमद अंसारी के ही भाई के पोते हामिद अंसारी इस देश के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। मुख्तार अहमद अंसारी के बेटे सुभानुल्लाह अंसारी अपने पिता के विपरीत एक कम्युनिस्ट नेता थे। मुख्तार के बड़े भाई अफजल भी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए हैं। अफजल अंसारी 1985 में गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से पहली बार विधायक चुने गए थे और इसके पीछे मुख्तार अंसारी का बड़ा हाथ माना जाता है और उसके सपोर्ट के कारण ही उन्हें वोट मिली। मुख्तार के गृह जिले गाजीपुर के आसपास पूर्वांचल क्षेत्र में मुस्लिमों की अच्छी खासी जनसंख्या है। गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मऊ, आजमगढ़ और बलिया ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिमों के वोट से सेकुलर पार्टी की जीत और हार के आंकड़े तय होते हैं। यही कारण है कि यूपी के सबसे बड़ी पार्टियां बसपा और सपा दोनों ने मुख्तार अंसारी को टिकट दी। 1995 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने मऊ जिले से घोषित लोकसभा सीट से मुख्तार अंसारी को चुनाव में उतार दिया, लेकिन सामने कांग्रेस का कल्पनाथ रॉय जैसे बड़े नेता थे। इस चुनाव में मुख्तार अंसारी की हार हुई, लेकिन अगले ही साल 1996 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा ने एक बार फिर मुख्तार अंसारी को मऊ सदर विधानसभा सीट पर उतारा और इस चुनाव में मुख्तार अंसारी विजय होते हैं। इसके बाद वो साल 2002, 2007, 2012 और 2017 के चुनाव में भी मुख्तार अंसारी विजयी होते हैं। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्तार अंसारी ने अपनी सीट अपने बेटे अब्बास को दे दी, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते। मुख्तार के नाम से उनके भाई, भतीजे, बेटे कोई भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हो जाता, वही चुनाव जीत जाता। 2-1 चुनाव ही ऐसे रहे हैं जिसमें मुख्तार के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन सवाल यह है कि कैसे एक से एक माफिया कहे जाने वाले 30 साल तक अपने पूरे क्षेत्र पर राज करता है और जनता उसे हर बार जिताकर विधानसभा भेजती है। इसका कारण यह था कि मुख्तार अंसारी की इमेज एक रॉबिन हुड की तरह थी। मुख्तार ने निजी लेवल पर क्षेत्र की गरीब जनता की मदद की। मुख्तार के जो घर के फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था, वहां के लोग न्याय के लिए जाते थे, जिन्हें कानून से भी न्याय नहीं मिल पाता था। मुख्तार के फाटक पर दरबार लगा था। झगड़े में फंसी जमीनें हो, पार्टनरशिप का विवाद हो, शादी करके कोई भी लड़का लड़की से देखने के लिए तैयार न हो, किसी की बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए हो, किसी ने किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया हो, या किसी की पीएमसी पर डॉक्टर ना आया हो, कोई सड़क नहीं बन रही हो, सरकारी महकमे के लोग किसी को परेशान कर रहे हो, किसी भी दफ्तर में किसी का काम नहीं हो रहा हो, तो लोग कोर्ट नहीं पहले फाटक पहुंचते थे, क्योंकि फाटक पर उन्हें उम्मीद थी न्याय की। उन्हें मुख्तार से यह उम्मीद होती थी कि कोई सुने या ना सुने, लेकिन मुख्तार और मुख्तार के लोग उनकी आवाज को जरूर सुनेंगे। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार मोहम्मदाबाद के ही एक बुजुर्ग बताते हैं कि मुख्तार के जो साथ में शहर में घुमा करते थे, किसी के भी सताए हुए लोग उनसे आसानी से संपर्क कर लेता। फैसला फाटक पर होता और वहीं से फरमान जारी हो जाता। समझाया प्यार से ही जाता, लेकिन सामने वाले को पता होता कि न मानने का नतीजे क्या होंगे। मुख्तार अंसारी का यह जलवा था कि अब वो अपने जिले में ही होते तो पूरा मोहम्मदाबाद में 24 घंटे बिजली रहती। लोग इसी बात से समझ जाते कि मुख्तार इस वक्त जिले में ही है। विधायकी के पद ने मुख्तार अंसारी को ब्रिजेश सिंह के ऊपर एक बड़ा एडवांटेज दे दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में यह वो दौर था जिसमें गठबंधन में सरकारें बनाई जा रही थी, किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था। वैसे में सदन में बहुमत साबित करने के लिए या सरकार को बनाए रखने के लिए एक एक विधायक की जरूरत पड़ती थी। मुख्तार अंसारी और पंडित हरिशंकर तिवारी जैसे बाहुबलियों के सामने राजनीतिक पार्टियां भी फायदा लेने के लिए आया करती थी, क्योंकि यह खुद ही विधायक थे और परिवार में भी इनके कई विधायक होते थे। ऊपर से दर्जन भर विधायकों का अपना नियंत्रण इनका था। अपनी जातियों और समुदायों के बीच भी इन बाहुबलियों का पूर्ण समर्थन मिलता था। इसीलिए मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली धन बल और शक्ति बल के साथ साथ राजनीतिक तौर पर भी मजबूत हो गए। इसीलिए मुख्तार अंसारी ने विधायकी मिलने के बाद ब्रिजेश सिंह की सत्ता को एक तरह से नाना शुरू कर दिया। मुख्तार का दबदबा पुलिस और राजनीति में भी था, इसीलिए पुलिस ब्रिजेश को परेशान करने लगी। साथ ही ब्रिजेश के गैंग पर लोगों का भी हमला होने लगा। अब ब्रिजेश सिंह के लोग प्लान करने लगते हैं कि क्यों ना मुख्तार अंसारी को ही निपटा दिया जाए। 15 जुलाई 2001 के दिन मुख्तार अपने काफिले से कहीं जा रहे थे। सामने ट्रक में कुछ हथियारबंद हमलावर निकलते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर देते हैं। इधर मुख्तार के लोगों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी।
इत्तेफाक से इस गैंगवार में मुख्तार अंसारी की जान बच गई, लेकिन 3 लोगों ने जान गंवा दी। इस गोलीकांड का आरोप आया ब्रिजेश सिंह पर। ब्रिजेश सिंह और उसके दोस्त त्रिभुवन सिंह के खिलाफ इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। हालांकि मुख्तार के पक्ष को यह भी लग रहा था कि जवाबी गोलीबारी में ब्रिजेश सिंह को भी मारा गया है। इस घटना ने उसकी एक तरह से कह सकते हैं चड्डी कांड के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि किस जगह से यह घटना घटी, उस जगह का नाम था उसरी चट्टी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह था कि ब्रिजेश सिंह इस हमले के बाद पुलिस से बचने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। वही इलाके में ब्रिजेश सिंह की मौत की खबर के बाद मुख्तार अंसारी पूरे पूर्वांचल में अकेले डॉन बचते हैं। इससे मुख्तार के रुतबे में और अधिक चार चांद लग जाते हैं। क्योंकि ब्रिजेश सिंह अंडरग्राउंड होकर काम करते थे, इसीलिए उन्हें जरूरत थी कि एक ऐसे फेस की जो राजनीतिक तौर पर मुख्तार अंसारी का मुकाबला कर सके। लेकिन मऊ में मुख्तार अंसारी को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। एक तो मऊ में मुख्तार का दबदबा था, उनकी अच्छी छवि थी, ऊपर से यहाँ मुस्लिम वोटर भी थे अधिक। इसलिए ब्रिजेश ने सोचा क्यों न मुख्तार के भाई अफजाल को घेरा जाए। अफजाल गाजीपुर के मोहम्मदाबाद सीट से लगातार विधायक बनते हुए आ रहे थे, और यहाँ मुख्तार के भाई को घेरना इसीलिए आसान था क्योंकि यहाँ मुस्लिम वोट मात्र 10% थे। इसलिए ब्रिजेश ने भाजपा नेता कृष्णानंद रॉय को पीछे से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। साल 2002 में विधानसभा चुनाव में कृष्णानंद रॉय ने अफजाल अंसारी को चुनाव हरा दिया। अफजाल की एक हार इस तरह से मुख्तार अंसारी की हार की तरह थी। हार भूमिहार जाति से आते थे, रॉय भूमिहार जाति से आते थे, और पूर्वांचल क्षेत्र में उनका प्रभाव बढ़ता जा रहा था। ब्रिजेश सिंह उनकी मदद से बदले कृष्णानंद रॉय ने सरकारी ठेकों को ब्रिजेश सिंह गुट को दिलाने में मदद करना शुरू कर दिया, जिससे मुख्तार अंसारी को चिढ़ होती थी। धीरे धीरे कृष्णानंद रॉय मुख्तार अंसारी की आंखों में चुभने लगते हैं, और इसका अंदाजा विधायक कृष्णानंद रॉय को भी लग चुका था। इसीलिए कृष्णानंद रॉय सजग रहने लगे। मुख्तार भी अदावत के चलते कृष्णानंद रॉय अपने करीबी राजेंद्र रॉय के हत्या के विरोध प्रदर्शन में भी शामिल नहीं हो पाए। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट कहती है कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुख्तार अंसारी से चल रही गैंगवार में कृष्णानंद रॉय के प्रमुख सहयोगी राजेंद्र रॉय, छिनक यहर शोभा नाथ रॉय, राम अवतार, अविनाश सिंह रॉय, अखिलेश रॉय, बिट्टू पाठक, रमेश वर्मा, रमाकांत भारती और रामेंद्र रॉय को अपनी जान गंवानी पड़ी। जबकि मुख्तार अंसारी के समर्थकों में केवल कुख्यात अपराधी अन्नू त्रिपाठी ही मारा गया। खबरों के अनुसार कृष्णानंद रॉय भी जानते थे कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहना करते थे, लेकिन उन दिनों उन्होंने नहीं पहना। 29 नवंबर 2005 के दिन भाजपा विधायक कृष्णानंद रॉय सियारा में एक क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन करके लौट रहे थे। तभी अचानक कृष्णानंद रॉय के काफिले पर गोलियां बरसाई जाने लगती है। करीब 400-500 राउंड फायरिंग होती है, और इस हमले में एमएलए कृष्णानंद रॉय के साथ साथ अन्य 6 लोगों की भी जान चली जाती है। कृष्णानंद रॉय के शरीर से 67 गोलियां निकलती है, 67, और एक तरह से यह संदेश देने के लिए भी थी कि आपके इलाके में घुसकर मारा है। आज तक की एक विशेष रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि हमले में एक हनुमान पांडे से उनकी चुट्टियां काट ली। और यह बात जरूरी है यहाँ कि यह नोट करने की भी है कि पूर्वांचल में उभर रहे इन बाहुबली नेताओं में भले ही अपनी जातियों और धर्म थे, लेकिन इस गैंग में सब जातियां और सब समुदाय के लोग काम करते थे। मेरे पहले एपिसोड में आप लोगों ने यह साफ साफ देख सकते हैं कि भले ही लड़ाई हरिशंकर तिवारी बनाम वीरेंद्र शाही का हुआ, लेकिन राजपूत नेता और दमन आपस में भी लड़ रहे थे, और ब्राह्मण बाहुबली भी आपस में लड़ रहे थे, और दोनों ही गैंगों में दोनों ओर से दोनों जातियां के लोग काम करते थे। इसीलिए मुख्तार अंसारी के वर्चस्व को मुख्तार के वर्चस्व से देखा जाता है। लेकिन अगर कोई इसे मुसलमान बनाम हिंदू की तरह देखता है तो उसे पूर्वांचल के माफिया राजनीति के हिसाब किताब का पता नहीं है, और वह खुद अंदर से सांप्रदायिक है। बहरहाल कृष्णानंद रॉय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उनके पिता अफजाल अंसारी पर आरोप लगते हैं। मुख्तार अंसारी उस वक्त मऊ सदर विधानसभा से निर्दलीय विधायक थे, और उनके भाई अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। कृष्णानंद रॉय की हत्या वाले दिन तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह वाराणसी जिला अधिकारी के कार्यकाल में के बाहर सीबीआई द्वारा जांच करने की मांग को लेकर के धरने पर बैठ जाते हैं, और यही कारण बनता है मुख्तार अंसारी के अंतिम समय तक उनको जेल में रहने की। आई होप कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अभी हाल फिलहाल में ही मुख्तार अंसारी की मौत जेल में हुई है। बाकी इसके पीछे की जो कहानी थी वो मैंने आप लोगों को सुना दिया। आई होप की कहानी समझ में आ गई होगी और अच्छा भी लगा होगा। अगर पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अलविदा लेना चाहते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।